नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए हमसे बात करने के लिए। मेरे लिए भी अच्छा मौका है। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालोर राजस्थान में एक अपने भाषण में बोला कि उन्होंने याद दिलाया कि 2006 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि माइनॉरिटीज का और खासकर मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। अब कांग्रेस काफी राइल्ड अप हो गई है उसकी वजह से, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं बोला था। ये भी बोला उन्होंने एक सेंटेंस में पूरा ये बोला था कि एससीज, एसटीज, ओबीसीज और माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज, उनका अधिकार है। तो आपने इसके ऊपर अपना विचार रखा कि जो कांग्रेस कर रही है और जो भाजपा कर रही है पॉलिटिक्स, उसकी भी आपके ऊपर भी काफी ट्रोलिंग हो रही है। तो ये जो पूरा डिबेट चल रहा है उसमें आपका क्या ओवरऑल क्या मानना है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो भी पोजीशन ली 2006 में, अगर वो सही पोजीशन होती तो उन्हीं लाइनों को क्या आज राहुल गांधी या प्रियंका जी या खड़गे जी रिपीट कर सकते हैं जो मनमोहन सिंह ने कहा था? मुझे लगता है कि एग्जैक्टली उन शब्दों को आज वो अटर नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस से वहां पर चूक हुई है। अगर चूक नहीं होती तो उसको आज वो डंके की चोट पे कहते कि हमने ये कहा है और हमारी ये पोजीशन है और हम आगे भी ये कहते रहेंगे। उन्होंने चूंकि ये पोजीशन नहीं ली है, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने वहां पर कोई गलती की थी। दूसरा, अगर आप ये देखें कि जो बयान प्रधानमंत्री का आया है या मनमोहन सिंह का जो बयान है, हम लोग समाजशास्त्र में किसी भी व्यक्ति के बयान या लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने की एक विधि होती है, ग्लोबली एक्सेप्टेड एक विधि है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल के किसी कालखंड में किसी क्षण जो बोल या लिख रहा है उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस समय क्या चल रहा है उसको साथ साथ देखा जाए। तो मतलब एक दो तरह की यात्राएं एक जीवन में चलती रहती है, एक व्यक्ति की यात्रा और एक समय और इतिहास की यात्रा। तो 2006 में मनमोहन सिंह ने जो कहा और 2024 में नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, इनमें से अगर वर्ष, काल खंड, परिस्थिति को अगर हटा दें तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे थे और आज ये क्यों कह रहे थे। नरेंद्र मोदी आज इसलिए इस बात को कह रहे हैं और उनको इसका संदर्भ इसलिए मिला है क्योंकि कांग्रेस इस बीच में लगातार रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का मैपिंग, लोगों के पास कितनी संपत्ति, इसका हम आंकड़ा जुटाएंगे और फिर एक समता और न्याय का एक ऐसा समय लाएंगे जिसमें कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए आंकड़े जुटाए जाएंगे, ये कह रही है। तो आंकड़े जब जुटाएंगे और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फिर तो सवाल उठता है कि आप किसको देंगे, और किसको देने का एक मॉडल आपने ऑलरेडी बना रखा था 2006 में, जो सिर्फ वो भी एक वाक्य नहीं था, वो सरकार की उस समय की सारी पॉलिसीज के साथ आप उस काम को कर रहे थे। तो आप माइनॉरिटीज को और मुस्लिम्स को एक पैकेज उस समय आप दे रहे थे, जिसपे हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि वो पैकेज क्या था। तो वो पैकेज के साथ जब आपके आज के इस पॉलिसी को देखा जाएगा कि आप आंकड़ा जुटाएंगे सबके पास कितनी संपत्ति और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो संदेह पैदा होता है। तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने लपक लिया। अच्छा, तो आप रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसको करोगे, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आप पहले प्राथमिकता क्या है, किसका पहला अधिकार है, आप बता चुके हो। इन दोनों को जब साथ देखें तो एक खतरनाक स्थिति पैदा होती है। तो और मनमोहन सिंह 2006 में जो कर रहे थे वो एक परिस्थिति में कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों बयानों को उस परिस्थिति के साथ, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्र की परिस्थिति, इतिहास की अपनी गति, उसके इंटरसेक्शंस में देखा जाना चाहिए। 2006 का इंटरसेक्शन और 2024 का इंटरसेक्शन। 2006 में जो वो कह रहे थे उसका वहां पे क्या परिस्थितियां थी, उनके अराउंड उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि वो समझना जरूरी है। 2004 से 2006 तक क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो यात्रा है माइनॉरिटिज्म की, उसके अराउंड जो एक बोला गया कि जो कांग्रेस की इमेज भी बनी, जो 80s में शुरू हो गया था, लेकिन 2004 से 2014 के बीच में वो एकदम से पैकेजिंग जो हुआ उसका कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म एक शुरू किया उन्होंने, और उसके बाद फिर अपीजमेंट का जो आरोप लगा बहुत बड़ा, उसके अराउंड भी वो उन्होंने पॉलिसीज के थ्रू वो इम्प्लीमेंट किया। और वो 2004 से ही शुरू हो गया था, जो पोटा को हटाया उन्होंने, उसके बाद और पॉलिसीज में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। उसमें देखिए एक चीज
समझने की है, बल्कि कहानी को मैं थोड़ा सा और पीछे ले जा रहा हूँ। 1947, बल्कि थोड़ा सा और पीछे ले जाइए, 1919 से कहानी शुरू होती है। एक्चुअली 1906 से आप कह सकते हो, जब हाँ, मुस्लिम की लीडरशिप मिली थी मिंटो हाँ, से शायद। देखिए, कांग्रेस भारत में आज़ादी के आंदोलन की द पार्टी थी, मतलब एक पार्टी जो भारत के आज़ादी के आंदोलन को लीड कर रही थी। और 1919 के आसपास आते आते वो एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ों की, असहयोग आंदोलन और खिलाफत का, जो तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन करना, ताकि उनका जो एक ईश्वर अल्लाह तेरे नाम या हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो गांधीयन आइडिया है, वहां से उन्होंने उसको शुरू किया। उसी समय के बाद से कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। आप भारत के पहले लोकसभा चुनाव को देखें, उसके बाद 1972 तक के लोकसभा चुनाव को देखें, तो कांग्रेस एक, मतलब एक जिसको बोलते हैं लेवियाथन, एक दैत्य की तरह, मतलब अगर नेगेटिव टर्म में ले और अगर पॉजिटिव टर्म में ले, तो एक ऑल इनकम्पासिंग पूरे देश की राजनीति को वो रिप्रेजेंट कर रही थी। सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही हो रहा था, उसी के अंदर सोशलिज्म, हिंदुत्व सब उसके अंदर निपट रहा था। किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए सावरकर पॉलिटिक्स में फेल होते हैं, लोहिया पॉलिटिक्स में फेल होते हैं। इन लोगों की कोई गुंजाइश बचती नहीं, जनसंघ के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बचती है। कांग्रेस अपने उस महाकाय रूप से 2004 आते आते बहुत बौनी हो चुकी है, और इसके तमाम कारण रहे होंगे। कांग्रेस को ये समझ में आया 2004 जाते आते कि हमारा जो जनाधार है, खास करके नॉर्थ का, वो हमारे हाथ से निकल गया है। क्योंकि उस बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई थी, मंडल, मंदिर, फिर एक बहुजन आंदोलन के रूप में मान्यवर कांसीराम, उसके वोट का एक हिस्सा उनके पास चला गया। मुस्लिम जो हैं वो छिटक कर सपा और सेकुलर पार्टी के पास चले गए, खास करके 1992 में, जब वो बाबरी मस्जिद बचा नहीं पाए। तो कांग्रेस अपर कास्ट और हिंदू, अपर कास्ट जो थे, उसका एक हिस्सा पर बीजेपी लेने लगी, पूरा नहीं, लेकिन हाँ एक हिस्सा उन लेने लगी। तो कांग्रेस सारे तरफ से निचुड़ रही थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी जब हारती है, तो इसके बाद सरकार तो बन जाती है, लेकिन सांसद आते हैं सिर्फ 145, मतलब 1/3 लोकसभा का नंबर्स के साथ उनको सरकार बनानी पड़ती है। और कांग्रेस के लिए ये मतलब असहनीय अपमान और तकलीफ का विषय है कि हमारी पार्टी तो बहुत सिकुड़ गई है, और खास करके यूपी और बिहार में सिकुड़ गई है। इन दो राज्यों में मिलाकर 120 सीटें हैं, और हमारे पास, उन कांग्रेस के पास आई 12 सीटें, 9 यूपी और 3 बिहार। तो अब कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जाए, इसमें तमाम तरह के सिद्धांतकार जुटे। उसमें जेएनयू के कुछ लोग हैं, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, प्रोफेसर वगैरह। तो उन लोगों ने कहा कि आपके पास से दलित खिसक गया है, मुस्लिम खिसक गया है। जब ये आप इनके पास नहीं रहा, तो अपर कास्ट आपके पास करेगा क्या? जब वहाँ उनको तो राज करना है, तो उनके लिए तो आप कोई ऑफर ही नहीं कर रहे, साथ में आपके उस पैकेज में कुछ है नहीं, आपका घर खाली है, तो राज करने वो क्यों आएंगे? तो वो भी निकल गए, सब निकल गए, तो वापस लाओ। उनको ये समझ में आया कि शेड्यूल कास्ट जो है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए गया है, और उनके पास चूंकि एक विजन है, देश पर राज करना है, बहुजनों का राज आएगा, तो बीएसपी में जो गया है वो तुरंत तो आएगा नहीं। और कांग्रेस का, चूंकि बाबा साहब के समय से ही कांग्रेस और दलितों का एक हिस्से का टकराव का संबंध रहा है, लेकिन काफी समय तक, जब बीएसपी जब तक नहीं आई थी, तब तक वो फिर भी था। लेकिन एक आइडियोलॉजी के तौर पर जो अम्बेडकराइट आइडिया है, उसके साथ कांग्रेस का कन्फ्रंटेशन ही ज्यादा रहा है। बीच में बाबा साहब ने काम किया बेशक कांग्रेस के साथ मिलकर भी, लेकिन तनाव रहा उनके बीच में हमेशा। बाबा साहब कभी मतलब गांधी को माफ नहीं कर पाए पूना पैक्ट की वजह से, या व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डिड टू अनटचेबल्स, बकायदा उन्होंने अपनी थीसिस भी लिखी है कि इनकी वजह से हमारी क्या क्या तकलीफ हुई। बल्कि उनको मंत्री पद से जब इस्तीफा देते हैं नेहरू के मंत्री पद से, तो उन्होंने जो इस्तीफा पत्र लिखा है उसमें वो बिटरनेस दिखती है। तो आखिरी उनका जो पॉलिटिकल एक्ट है, एक बड़ा एक्ट है, उसमें भी वो कांग्रेस से बिटरनेस है। तो वो कांग्रेस, उनको लगा कि दलित तो जल्दी आएगा नहीं, तो अवेलेबल मास जो है, अवेलेबल जनता जो है जो आ सकती है, वो मुसलमान। अब यहाँ पर मुसलमानों को लेने के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा पैकेज कांग्रेस वहां पर खोलती है कि हमको इसको लेना है। मुस्लिम के लिए देखिए कांग्रेस ने बहुत ज्यादा कुछ किया तो नहीं है, मतलब वो उनको वो रिलीजियस स्पेस में तो बहुत कुछ ऑफर करते हैं, लेकिन विकास वगैरह के लिए कोई काम किया नहीं है। और कितनी दिलचस्प बात है कि सबसे ज्यादा जहां सेकुलर शासन रहा और अभी तक कभी कम्युनल कोई पार्टी नहीं आई, वहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा है, वो पश्चिम बंगाल है। देना कुछ नहीं है, लेकिन आपको रिलीजियस उनको मतलब गुदगुदाना, सहलाना, ये सब चल रहा है उनका। तो 2004 में वो एक पूरा पैकेज खोलती है कांग्रेस की, हम आपको क्या क्या देंगे।
तो आते ही वो सबसे पहला काम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाते हैं, जो कि बहुत आपत्तिजनक बात है कि माइनॉरिटी अफेयर्स, माइनॉरिटी एज ए सोशल ग्रुप डिप्राइव्ड ग्रुप नहीं है। अभी आप किसी भी मुस्लिम मन को आप टटोलेंगे तो उनके पास हमने इस देश पर राज किया के मतलब स्मृतियां उनके पास हैं, और हमारा रिलीजन जो है बेस्ट रिलीजन है, हमारा गॉड जो है एक ही गॉड है और वही सबसे महान है। तो वो कोई और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी जो मुस्लिम एलीट है वो कई बार मुझे हिंदू एलीट का बाप लगता है, बहुत आगे। मतलब वो आप उनके घर जाएंगे तो ये बेल्जियम की क्रॉकरी है, और हमारे वो फूफा और उनके फूफा के पापा आज से 100 साल पहले कॉर्नेल और हार्वर्ड में पढ़े थे। तो इस तरह के किस्से वाले जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं में मुझे कम दिखते हैं। वो एरिस्टोक्रेसी नहीं है वहां पर अभी भी, वो सोफिस्टिकेशन जो है वो मतलब मुस्लिमों में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो ग्लास भी उठाते हैं तो इतने तहजीब के साथ उठाते हैं कि मतलब लगता है क्या परिष्कार, क्या रिफाइनमेंट है उनके जीवन में। और वो परिष्कार जीवन में पीढ़ियों में आता है। आप ताजा जो अमीरी है वो परिष्कार नहीं दे सकती है, जो कहते हैं ना कि मतलब वो तुम्हारी अमीरी तो नहीं है, मतलब तो वो तो मुस्लिम एलीट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसके रहते हुए आप पूरी माइनॉरिटी को एज ए ग्रुप उसके लिए कुछ करना है, ये कांग्रेस का आइडिया था उस समय, और वो भी वहीं से आ रहा था कि हमको इनको वापस लेना है। इस समय और कांग्रेस क्या क्या कर रही है उसी पीरियड में आप देखिए। उस पीरियड में वो सबसे पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाते हैं, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस कांग्रेस जो देती है उसमें ये भी होता है कि इनको किस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण के अंदर इनको लाया जाए। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट ने इतने लंबे संघर्ष के बाद इंडियन स्टेट के साथ कुछ राइट्स हासिल किए। वो एक भारत के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है कि शेड्यूल्ड कास्ट रहेगा, बदले में आपको ये देना पड़ेगा। वो डील हुई है मतलब एक इंडियन स्टेट के साथ, जो पूना पैक्ट में और जो भारत के संविधान सभा में वो एक डील थी। उसके बराबरी पर आप एक ऐसे सोशल ग्रुप को रखना चाहते हैं मुसलमानों को, जो कि मतलब प्रभु वर्ग रहा है भारत का, कितना बड़ा वो अन्याय होता है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सब भी है रंगनाथ मिश्रा कमीशन में कि इनको कैसे एज ए ग्रुप मुसलमानों का आरक्षण दिया जाए, कैसे जो शेड्यूल कास्ट जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जो 1950 का, जिसमें कि मुस्लिम और क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट से बाहर रखे गए थे, उस समय लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उस नेशनल कंसेंसस को इन्होंने यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की कि हम मुसलमानों और क्रिश्चियंस को भी इसके अंदर लाएंगे, और खास करके मुसलमानों को लाएंगे। और उसके लाने का मतलब होता है कि जो शेड्यूल कास्ट की सारी सीटें हैं वो मुस्लिम्स के लिए खुल जाती, तो उनका राजनीतिक आरक्षण खत्म हो जाता है। उनकी नज़र इस पर नहीं थी ज़्यादा नौकरियों पर। नौकरियों का तो मामला था कि ठीक है ओबीसी आरक्षण से तो हमारा काम चल जा रहा है। उनको वो सांसद वो खटक रहे थे कि सीट है, और रोटेशन में होता है जहाँ पर मुस्लिम शेड्यूल कास्ट आबादी ज़्यादा है, वो रोटेशन में अलग अलग समय में डिलिमिटेशन में शेड्यूल कास्ट रिजर्व होती है। उसका पीड़ित कोई भी हो सकता है, कहीं पर रेड्डी पीड़ित हो सकता है, कहीं यादव पीड़ित हो सकता है, कहीं ठाकुर पीड़ित हो सकता है, कभी मुसलमान पीड़ित हो सकता है। लेकिन किस्सा ये रंगनाथ कमीशन ने बनाया कि इससे मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद वहां पर वो सीट में मुसलमान लड़ ही नहीं सकता है। तो ये तकलीफ तो अगर आप देखें तो एक यादव बहुल सीट मान लीजिए कि अररिया है, अभी वहां पर यादवों को तकलीफ हो सकती है ना भाई कि ये सीट हमारी रिजर्व हो गई, हम तो लड़ ही नहीं सकते। लेकिन इस तकलीफ के लिए यादव तो रोए नहीं कभी, इस तकलीफ के लिए कोई ठाकुर तो रोता नहीं है, इस तकलीफ के लिए आंध्र प्रदेश में कम्मा या तमिलनाडु में कोई नाडार तो रोता नहीं कि हमारी सीट चली गई। लेकिन उन्होंने कहा कि हाय मुसलमान तो लड़ ही नहीं सकता है, तो इसको खोलना है। ये इनके प्रोजेक्ट में आया। इसी समय सच्चर कमीशन स्थापित किया जाता है, और वो बोलता है गलत आंकड़ों के साथ, आंकड़े है ही नहीं उसके पास, उसके बावजूद वो कहता है, कोई सर्वे भी नहीं किया उन्होंने, कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। ये बोलते थे सर कि स्टडी किया है सच्चर कमीशन। नहीं, सच्चर कमीशन को अगर आप पढ़ेंगे पूरी रिपोर्ट अवेलेबल है, उसमें कहीं पर वो आंकड़े उन्होंने राज्य सरकारों से लिए हैं। कोई सर्वे उन्होंने कुछ खुद नहीं किया, एक सर्वे भी उन्होंने किया, और इस बात को उनको करना भी नहीं था। उसमें इतने लोग ही सच्चर कमेटी को नहीं दिए गए थे कि ये सब काम उनको करना है। अवेलेबल आंकड़ों से उन्होंने काम चलाया, जो सरकारों से मांगा सरकारों ने दे दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जब देखिए ये सेंटेंस कितना खतरनाक है, मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सबसे नीचे तो दलितों को होना था, हम उससे भी नीचे चले गए। मतलब आप पूरी हायरार्की में आप मान रहे हैं कि दलितों की पोजीशन जो है वो फिक्स है और उसको सबसे नीचे होना चाहिए,
और हम उसके भी नीचे चले गए, इसकी तकलीफ है। और चूंकि हम उसके भी पीछे चले गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप उनको फिर ऑफर कीजिए बहुत सारी चीजें। तो इसी क्रम में ये सारा कुछ ऑफर लगातार कर रही थी वो। देखिए इसी पीरियड है ना, यही मनमोहन सिंह का ही पीरियड है भारत के इतिहास में किसी सरकारी संस्थान में SC और ST का आरक्षण खत्म होने का एकमात्र उदाहरण जामिया मिलिया इस्लामिया है, जिसमें SC ST आरक्षण मिल रहा था। और चूंकि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, सच्चर बोल चुके हैं, तो उसको ग्राउंड बनाकर इन्होंने वहां पर उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया और वहां से SC ST रिजर्वेशन ले लिया वापस। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये वाला काम ये 1981 में कर चुके थे, पहले ही हो चुका है, कर चुके थे। तो मतलब 2 इंस्टेंस जो आरक्षण खत्म करने के जो आरोप ये भाजपा पे लगाते हैं, वो एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके थे, ऑलरेडी ये कर चुके थे। और उस समय उन्होंने कंसेंसस वो इसलिए बना पाए क्योंकि उससे पहले रंगनाथ और सच्चर में ये माहौल बना चुके थे कि हाय मुसलमान कितना पीड़ित है, तो अब हाय पीड़ित है तो कुछ देना पड़ेगा। तो ये अभी जैसे कि वो आप 2009 का अपना कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें बता रहे हैं कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया, और वो लिस्ट इतनी खतरनाक लिस्ट है कि आप माइनॉरिटीज को एज ए ग्रुप 4 लाख स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। उसमें तो मुस्लिम इलीट भी है, उसको क्यों ऑफर कर रहे हैं? और उसको अगर ऑफर कर रहे हैं तो हिंदू इलीट ने कौन सा अपराध किया है, उनका पाप क्या है? आप हिंदू जो फिर समृद्ध लोग हैं उनको भी इसको स्कॉलरशिप ऑफर कीजिए 4 लाख। ये 4 लाख क्यों, उस अनुपात में आपको कम से कम 20 लाख ऑफर करना चाहिए। तो आप समभाव नहीं रख रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मुसलमानों का विकास चाहते हैं, उसमें किसी को समस्या नहीं है, लेकिन आप एक स्पेशल प्रिविलेज या विशेष अधिकार का सिद्धांत जो भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय संविधान आर्टिकल 14 में कह रहा है कि सब लोग समान हैं, कानून की नजर में समान है, लेकिन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 335 में विशेष अवसर का सिद्धांत है। और ये विशेष अवसर का सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में जो पीछे रह गए लोग हैं उनके लिए है, बहुत क्लियर डिफाइंड है कि वो किसको मिलेगा। वो आर्टिकल 340, 41, 42 में भी है कि वो SC, ST और OBC जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको मिलेगा। इसमें मनमोहन सिंह के बयान में सारा विवाद इस बात के लिए है कि उन्होंने SC, ST, OBC के बराबर मुसलमानों को तौल दिया और मुसलमानों को भी वो अधिकार देने की कोशिश की, वो विशेष प्रिविलेज देने की कोशिश की जो SC, ST, OBC के थे। और क्योंकि उसका अगला सेंटेंस है उसी वक्तव्य का कि लिमिटेड रिसोर्सेज से देंगे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से जो आप SC, ST, OBC को दे रहे थे, उसी से आप जब फर्स्ट राइट आप मुसलमानों को दे रहे हैं तो जाहिर है कि मतलब जेब में तो उतने ही पैसे हैं, रिसोर्स उतने ही हैं, तो किसी को देंगे तो किसी को काटेंगे ना। रंगनाथ मिश्रा ने तो बहुत और स्पष्ट रूप से कह दिया। देखिए रंगनाथ मिश्रा की लोग फालतू इज्जत करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह थे, वो अल्टीमेटली कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस के नेता ही मरे। वो कांग्रेस में गए, राज्यसभा में गए, उसके बाद उनको लगातार और तमाम तरह की उन्होंने बदमाशियां भी की। और बहुत मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, भारत में कॉलेजियम सिस्टम जो है, जिसको नरेंद्र मोदी ने आने के बाद सबसे पहला काम किया कि उसको हटाने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने बाद में फिर स्टक कर दिया, वो इनकी रंगनाथ मिश्रा की देन है और उनका भतीजा चीफ जस्टिस बनता है। तो ये परिवार में जज बनाने की जो परंपरा है ये रंगनाथ मिश्रा से शुरू होती है और वो कांग्रेस में जाके शामिल होते जाते हैं। मतलब चीफ जस्टिस आप कांग्रेस में जाके शामिल हो गए और कांग्रेस के नेता के तौर पर आप एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट में मुसलमानों को डाल दो और OBC आरक्षण का बंटवारा कर दो। ये आइडिया भी रंगनाथ कमीशन का है कि 6% जो है इसमें से काट के आप इनको दे दो। तो इतनी तरह की शैतानियां हुई है। यही दोनों आइडियाज फिर आते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी। उसकी जो 76 रिकमेंडेशंस थी उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी थी, हालांकि जो अभी भी जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उसमें से 76 में से 72 रिकमेंडेशंस जो हैं वो भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, इंक्लूडिंग मोदी सरकार की भी वही पॉलिसी है जो ये एक्चुअली एक मंत्रालय बन गया तो बन गया। हाँ, एक्चुअली ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीत गए थे और आने वाले थे, ये एक आशंका थी कि वो जीत तो जाएंगे, मार्जिन नहीं पता कितना होगा, तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो लोग थे, एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़पेपर में, वो एप्रीहेंशन में थे कि ये आते ही खत्म करेंगे इनको, लेकिन वो नहीं हुआ।
ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी अब सच्चर कमेटी की 72 रिकमेंडेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई हैं। उनमें आपको सेपरेट सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थी जो SC ST OBCs के लिए थी, उसमें से काट के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई गई जो आज तक चल रही है, और उसमें से स्कॉलरशिप स्कीम्स, स्पेशल स्कीम्स जहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट में या आपको फाइनेंस किया जाता है, आपको लोन दिए जाते हैं कंसेशनल रेट्स पे, वो सिर्फ माइनॉरिटीज को मिलते हैं। आपको हुनर हाट जो आपके यही दिल्ली हाट और इस कनॉट प्लेस में लगता है, हुनर हाट जो सिर्फ वो आर्टिसंस हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और उसमें भी प्रोपोर्शन है मुस्लिम्स को ज्यादा मिलता है। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा, और 2009 की आपने बात की, मैनिफेस्टो की बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने का कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन तो फिर सभी देखेगी ना, वो प्राइवेट सेक्टर में भी देखेगी कि इसमें कितने मुस्लिम हैं, कितने वो नहीं है, कितने माइनॉरिटीज हैं। और यही शशि थरूर ने भी अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आए थे 2-3 साल पहले। सच्चर कमीशन ने आर्मी में भी कितना मुसलमान है ये जानने की कोशिश की थी, जिसका आर्मी ने कहा कि हम नहीं बता सकते। हाँ, नहीं, बहुत खतरनाक इसलिए भी है, देखिए कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा सुरक्षित रहे। अब ये कितनी खतरनाक बात है, ये मतलब अल्टीमेटली आप एक तरह से धर्म परिवर्तन का रास्ता खोल रहे हैं, और धर्म परिवर्तन आप इंडियन रिलीजन्स में रहने की वजह से आपकी जो वंचना है, आपकी जो तकलीफ है, आप रिलीजन बदल लेने के बाद आपका तो फिर ब्रदरहुड है, आपके हिसाब से तो सब समान है, आप वहां जाके भी ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोग रिलीजन चेंज कर लें, इसका रास्ता भी वो साफ कर रहे थे। तो वो एक्चुअली कई बार मामला जो है वो उनके आर्थिक और शैक्षणिक उनके विकास से ज्यादा वो धार्मिक तुष्टिकरण वहां पर कर रहे थे। वो रिलीजन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का जो उन्होंने कानून बनाया, तो ये जो सारा पूरा पैकेज था, वही मैं बता रहा हूँ ना। अभी हम 10-12 पैकेज का जो डील है, हम उस पैकेज की बात कर रहे हैं। अगर उसको एक एक करके डिस्कस करने लग जाएं तो 2-3 घंटे उसी में लग जाएंगे। एग्जैक्टली ये अपने आप में इस पर बात होनी चाहिए कि भारत में रिलीजन के अंदर, भारतीय रिलीजन्स के अंदर कास्ट की समस्या है। इस समस्या से भारत जूझ रहा है और सारे धर्म अपने ढंग से उसको निपटने की, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां से जो समस्या है उसको मिटिगेट करने के लिए जो आप उपाय दे रहे हैं, वो उस धर्म के लोगों के लिए भी आप देना चाहते हैं जो सिद्धांत तौर पर जिनका टेक्स्ट इस बात को नहीं मान रहा है। तब तो ये आप कैसे दो अनइक्वल्स को इक्वल तौल दे रहे हैं? ये तो अपने आप में एक बहुत तौल नहीं दे रहे हैं सर, एक अलग से आपने कार्व आउट कर दिया, और आपने कम्युनल बजटिंग कर दी। आपने 80 उन जिलों की पहचान की जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं, और उसके लिए अलग से बजटिंग करके आपने उन क्षेत्रों का कैसे विकास हो इसका प्रावधान कर दिया है। उसको सर आजकल वो बोलते हैं, पहले MSDP बोलते थे उस स्कीम को, आजकल प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इस टाइप से कुछ नाम है। सबसे पिछड़े 90 जिले चुने ना आप, जहां मुस्लिम बहुल 90 जिले या माइनॉरिटी बहुल जिले क्यों चुन रहे हैं? तो भारत का जो लोकतंत्र है ये कैसे काम करेगा का जो फ्रेम है, कांग्रेस उसके बाहर चली गई थी। कांग्रेस उस फ्रेम के बाहर जाकर, वो डेस्परेशन था कि किसी तरह से, और देखिए इसमें टारगेट क्या था कि आप जब मुस्लिम को खींचना था तो कांग्रेस को बेनिफिशियरी होना था, इसमें लूजर किसको होना था? अगर वो प्रोजेक्ट उनका सफल हो गया होता तो सपा, बसपा और RJD और JDU को फिनिश हो जाना था, और JMM को फिनिश होना था। वहां पर वो बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य में ये पार्टियां थी। और ये इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल में बीजेपी का कौन सा नेता जेल गया, जेल कौन कौन गया और किसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, आप इसकी अगर लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में आपको सबसे ऊपर मिलेगा लालू यादव का नाम, जिसको कि 2009 में वापसी के बाद उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया, और अगला 2-3 साल आते आते उनके खिलाफ CBI ने केस को फास्ट ट्रैक करके उनको सजा सुना दी। और सजा सुनाने के बाद एक ऐसी व्यवस्था बनी, और जिसको कि राहुल गांधी ने इंश्योर किया कि लालू यादव अपने जीवन काल में कभी पार्लियामेंट का मुंह ना देख सके, खुद इंश्योर किया उन्होंने। वो जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था,
ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात की थी, वो जो लिस्ट फाड़ी थी वो कोई और दृश्य था, लेकिन हाँ मतलब उन्होंने कहा था कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ देना चाहिए जो लालू यादव को वापस लोकसभा लाना चाहता है। या उन्होंने बहन जी के खिलाफ, आप देखिए राहुल गांधी के पूरे जीवन में एक आंदोलन किया उन्होंने, एक ही मूवमेंट किया है, वो मूवमेंट और कहीं मूवमेंट नहीं किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात जाके कोई आंदोलन नहीं किया उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश जाकर कोई आंदोलन नहीं किया, एक ही आंदोलन किया पूरे जीवन में। और वो आंदोलन क्या है? भट्टा परसों दिल्ली से लेकर पूरे यूपी को जोड़ने वाली एक महापरियोजना जो बहन जी ने सोची थी, जिसका पहला चरण यमुना एक्सप्रेसवे था, इसको बनने से कैसे रोका जाए, इसका और इसको कितना वायलेंट आंदोलन था, उसमें 2 लोग मरे हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं जाके। बहन जी के खिलाफ वो ताज कॉरिडोर का केस कांग्रेस फ्रेम करती है, वो जो महापुरुषों के लिए पार्क और वो स्थल विकसित किए जाते हैं उसके खिलाफ केस होता है, तो बहन जी उनके टारगेट में है। मुलायम सिंह के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस फाइल होता है और उनको फिर परेशान करने की कोशिश होती है। अपने सबसे बड़े पार्टनर, उस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टनर डीएमके इनकी थी, डीएमके के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके परिवार की बेटी कनिमोई को एक ऐसे केस में जेल में डाल देते हैं, वो तिहाड़ जेल में, जो केस कभी साबित नहीं होता है। तो ये, और उनके जो सबसे प्रमुख नेताओं में एक प्रमुख नेता है जो उनका दलित फेस भी है डीएमके का, उसको जेल में डाल देते हैं। इन्होंने इन लोगों को टारगेट किया है जहां कांग्रेस को लग रहा था कि हमारा वोट यहां चला गया है, बीजेपी में नहीं गया ना जो, और वो वापस आने वाला भी नहीं, उनको लग रहा था ये कठिन वोट है, तो आसान वोट वो मुस्लिम, इसलिए वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे। और कांग्रेस का ये एक ऐतिहासिक अपराध है कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं सदियों के संघर्ष के बाद, उसके मुकाबले भारत के एक सबसे प्रिविलेज्ड ग्रुप मुसलमानों को उन्होंने उसके बराबर पे रख दिया। अगर ये आरोप सही भी है कि नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की थी, SC/ST की भी बात की थी, ये भी तो समस्या मूलक है। और यही तो समस्या मूलक है कि आप उनको बराबर पे क्यों रख रहे हैं? जो राइट्स उनके थे उसी रिसोर्सेज से आप इनको क्यों दे रहे हैं? नाउ सर, प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, इसमें एक बात ये आती है कि जैसे SC/STs का तो मान लिया, OBCs को आपने इंक्लूड किया बाद में, राइट। वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना बाबा साहब ने कहा था ना किसी और ने कहा था, ये आया बाद में। तो अब उनका कहना ये भी होगा कि अब मुस्लिम्स को इंक्लूड करने में क्या दिक्कत है, OBCs तो मुस्लिम भी होते हैं, राइट, और तो SC भी क्यों नहीं हो सकते? तो अगर OBC हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते? तो इसका ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि बाद में अगर इंक्लूड OBC किए जा सकते हैं तो मुस्लिम क्यों नहीं? अच्छा, OBC जो है वो क्या संविधान में बाद में इंक्लूड किया गया है? फैक्ट है ये। आर्टिकल 340 क्या मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या उसमें ये बात नहीं कही गई है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे, उनके लिए एक आयोग बनेगा और वो आयोग उनके विकास के उपाय सुझाएगा और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएगा? तो ओबीसी का तो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई, और नेहरू के समय में ही कालेलकर कमीशन बन जाता है, जब ये जनता पार्टी की सरकार आती है तो बीपी मंडल कमीशन बन जाता है, तो वो तो एक प्रोसेस में है। इनफैक्ट अगर आप बाबा साहब का नेहरू कैबिनेट से उनका इस्तीफा पढ़ेंगे तो जो उन्होंने इस्तीफे की 4 वजहें बताई है, उसमें से एक वजह यह भी बताई है कि हमने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो 340 का प्रावधान किया आर्टिकल का, उनके लिए आयोग बनना है, आपने इस काम को नहीं किया और ये आपका अपराध है, इसलिए मैं इस कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। तो मुझे लगता है कि ओबीसी वाला पार्ट तो हमेशा था उसके अंदर, तो ओबीसी बस वो क्रिस्टलाइज बाद में हुआ, बाद में उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस ने उस काम को डिले किया, क्योंकि उनका जो सोशल कोएलिशन था वो उन्होंने बनाया था दलित, मुसलमान प्लस ब्राह्मण या अपर कास्ट, ये उनका सोशल कोएलिशन था। इसमें ओबीसी या मध्यवर्ती जातियां उसमें शामिल नहीं थी, उसको सोशलिस्ट वगैरह लोग उस ग्रुप को की पॉलिटिक्स कर रहे थे। कांग्रेस ने इनफैक्ट राजीव गांधी के पूरे जीवन काल का सबसे लंबा भाषण जो है वो मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने लोकसभा में दिया था। लगभग वो 2.5 घंटे उन्होंने मंडल कमीशन के खिलाफ वो भाषण दिया था।
इस भाषण को पढ़ना चाहिए लोगों को कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ उसकी इंटेंसिटी क्या थी, विरोध था इतना नहीं था, उस विरोध की तलखी कितनी थी, इसको समझना हो तो राजीव गांधी के जीवन का वो सबसे लंबा जो भाषण है उसको पढ़ना चाहिए। तो बहुत असल में क्या है कि हम लोगों की स्मृतियां बहुत छोटी हैं, मतलब हम, और अब तो और छोटा होता जा रहा है सोशल मीडिया वगैरह की वजह से, हम वो मतलब लोग, आपने जैसे भट्टा परसोल वाली बात की, वो तो लोग भूल ही गए हैं शायद। राजीव गांधी का भाषण भूल गए हैं लोग, ये भूल गए हैं कि मनमोहन सिंह को एक दिन सपना देखा और सुबह उठ के कुछ बोलने नहीं लगे थे कि पहला अधिकार होगा, उसके साथ वो क्या 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 ऑफर कर रहे थे, उसके साथ अगर देखें तो बयान तो लॉजिकल बयान लगता है कि जो पार्टी इतनी सारी चीजें मुसलमानों को ऑलरेडी ऑफर कर रही है, उसको तो ये कहना ही है कि पहला अधिकार उनको होना है, क्योंकि पहला अधिकार वो होना नहीं है, पहला अधिकार दिया जाना शुरू हो चुका था। अच्छा सर, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है, आपने बताया कि पॉलिटिक्स इसकी क्या है, कि भाई मुस्लिम वोट खिसक गया उसको वो वापस पाना चाहते हैं, और उसके लिए आपने बताया क्या क्या उन्होंने किया अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम अपीजमेंट, टारगेटिंग ऑफ दीज लीडर्स। तो क्या ये सिर्फ, आपको लगता नहीं कि फिर इस हिसाब से देखा जाए तो काफी प्रैग्मेटिक आप पॉलिटिकल फोर्स आप देख सकते हैं कांग्रेस को, कि वो मोर देन आइडियोलॉजिकल, आप अब दो व्यूज है, ये तो कहते हैं कि ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट इनका एक आत्मसात कर लिया है इन्होंने, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो प्योरली पॉलिटिकल है, राइट। तो क्या सच्चाई कहाँ पे है? प्रैग्मेटिक तो डॉक्टर अंबेडकर भी खुद को मानते हैं, जॉन डेवी के शिष्य थे कोलंबिया में। जॉन डेवी जो है वो दुनिया में प्रैग्मेटिज्म के मतलब सबसे बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। प्रैग्मेटिक होना और अपॉर्चुनिस्ट होने में फर्क है, दो बहुत सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं कि हम प्रैग्मेटिक हैं, और लेकिन प्रैग्मेटिज्म जो है उसमें एक मोरल वैल्यू है, अपॉर्चुनिज्म में वो मोरल वैल्यू नहीं है, वो नैतिक उसकी नैतिक कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसमें आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आप, इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप जो एक सोशल कोलिशन बनाइए, और सारी पार्टियां करती हैं, बीजेपी भी कर रही है, और कौन सी पार्टी है जो एक सामाजिक समीकरण बनाकर सत्ता में नहीं आना चाहती है। लेकिन ये करते हुए जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ खड़े होते हैं, आप इस देश की जो निर्मिति है, जो इस देश के फाउंडेशनल स्टोन्स हैं, उसका जो एक पूरा फ्रेम है, इसको जब आप छिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक राष्ट्र राज्य का की जो पूरी परिकल्पना है, जो पूरी बुनियाद है, पूरा जो ढांचा है, उसके खिलाफ आप जाने लगते हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ आपको बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, स्पेशल प्रेफरेंस के वो अधिकारी नहीं है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ। आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, और उनको आप समभाव से देखिए। वो एक ऐसी कम्युनिटी है ही नहीं जिसको कि स्पेशल प्रिविलेज की जरूरत है, वो कम्युनिटी अपने लिए अलग देश मांगती है, और इस देश को देना पड़ता है। उसको आप कह रहे हैं कि वो वंचित है, और उसको आप स्पेशल प्रिविलेज देंगे, उसको आप उसको सिविल लॉज अलग देना पड़ता है, उसको आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देना पड़ता है, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं देना पड़ता है, केंद्र सरकार उसको फंड भी करती है, उसके केंद्र सरकार स्थापित करती है। जो सरकार ने स्थापित किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको आपने मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बना दिया, और उसका 100% बजटिंग करने लगे। आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट का कोई एनजीओ या कोई शैक्षणिक संस्थान या कोई ट्रस्ट कहे कि हम शेड्यूल कास्ट का एक शिक्षा संस्थान बनाएंगे, और इसको केंद्र सरकार फुली फंड कर दे, पॉसिबल है क्या? सरकार भगा देगी उसको ऑफिस से कि ये क्या आप मांग रहे हैं आगे, आपको अपना चलाना चलाओ, हम क्यों फंड करें? तो आपने तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट को मुसलमानों के नीचे प्लेस कर दिया, जिसको कि जिसका दरअसल इस राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। उनकी सदियों की वंचना है, उनकी सदियों का संताप है उनका। उसके मुकाबले आपने एक प्रिविलेज क्लास को उसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार भी इसको नहीं छू पाई है, और नरेंद्र मोदी की सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का जब केस पहली बार आया तो इनके अटॉर्नी जनरल जाके कहा है कि हाँ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो हमारी पॉलिसी है। उसके बाद जाके अब जाके 2024 में जाके नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और इस पर फिर चीफ जस्टिस सुनवाई पूरी करते हैं, और उसको दबा के उसमें बैठ जाते हैं कि जजमेंट भी नहीं आता है। बहुत अजीब तरीके से वो, क्योंकि वो देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे,
वो दुखी हो जाएंगे। मतलब इससे देश चलेगा क्या? मतलब आप मैं इसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा कि 2006 में जब ये हो रहा था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उनके इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया था रिकमेंडेशंस का, उस समय नरेंद्र मोदी ने इस पूरे स्कीम्स को उन्होंने बोला था कम्युनल बजटिंग, ये उनका रिपोर्टेड वो है। गुजरात गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था जब माइनॉरिटी जो इनके एडमिशन्स के लिए उन्होंने वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो ये पूरी लड़ाई लड़ी लेकिन वो हार गए कोर्ट्स में। लेकिन फिर जब 2014 में आए तो वो फिर से, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी की सारी जो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, ये जो सारा जो माइनॉरिटी फर्स्ट वाला जो प्रपंच था, ये तो ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी आज है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सेपरेट स्कीम, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, हजारों करोड़ का बजट है, छोटा मोटा नहीं है। प्री मैट्रिक एक स्कीम का बजट 1000 करोड़ से ज्यादा है, पोस्ट मैट्रिक का 1000 करोड़ से ज्यादा है। स्पेशल आप जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है और उसमें भी प्रोपोर्शन है, जो मुस्लिम्स माइनॉरिटी उनको सबसे ज्यादा मिलता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अर्जल है, असलफ है, कुछ अजलफ है, कुछ भी है, पासमंदा वगैरह, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो उसमें आप स्पेशल उनको फाइनेंस करते हो। अगर आप कोई मतलब हुनर हाट चला रहे हो तो आपको कंसेशनल रेट्स पे लोन मिलता है। आपको अगर आप यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हो तो उस कोचिंग को पैसा देती है सरकार कि आप इनको फ्री में पढ़ाइए। जब बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करता है, माइनॉरिटी का बच्चा, उसको 50,000, 1 लाख रुपए देती है सरकार। मेंस करता है तो 1 लाख देती है, प्रीलिम्स क्लियर करता है तो, और सिर्फ यूपीएससी नहीं, मतलब जो स्टेट के लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनके लिए कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं। अब गरीब तो कोई भी हो सकता है, आप सबको दीजिए। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की भी बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने की बात हुई थी, और ये तो अभी भी प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लेके आए थे शशि थरूर। कम्युनल वायलेंस बिल जो कोशिश की गई 2014 से पहले लाने की, उसमें तो एकदम इफेक्टिवली ये कर दिया था कि माइनॉरिटीज तो परपेट्रेटर हो ही नहीं सकते किसी में। और हम कितने पिछले 10 साल का अगर डेटा उठा के देखें तो जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज का जो, अगर आप उनका डेटा देखेंगे, जो क्लैश हुए हैं वो दलितों के साथ हुए हैं। दलित्स उसमें एक्चुअली विक्टिम्स हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। जब बात होती है माइनॉरिटीज वर्सेस मेजॉरिटी, फिर वो दलित हिंदू बन जाते हैं। वैसे दलित दलित है, लेकिन जब माइनॉरिटीज के साथ क्लैश होता है तो वो हिंदू हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी बन गई है। और अभी 2022 या 21 में मेरे ख्याल से हिम्मत हुई थी मोदी सरकार की भी कि किसी नॉन मुस्लिम, नॉन सिख को उन्होंने पहली बार कोई माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनाया। स्मृति ईरानी जो अभी पारसी उनको कहा जाता है, वो मिनिस्टर है। उससे पहले तो कांग्रेस के में तो सोच ही नहीं सकते थे कि मुस्लिम के अलावा कोई माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर भी बन सकता है। ये एक्चुअली देखिए, इसमें जो ये पूरी पॉलिसीज है ना, इसके फिर बहुत लेयर्स हैं। जैसे एक SC/ST एक्ट है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने बनाया, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और इसको अभी और स्ट्रेंथन भी किया गया, मजबूत किया गया है मोदी सरकार में। कोर्ट ने बेशक थोड़ी सी उसमें बदमाशी की थी उसको कुछ बदलने की। तो अभी अगर आप मुस्लिम्स को अगर आप SC में इंक्लूड कर देंगे, आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि SC/ST एक्ट शेड्यूल्ड कास्ट पे नहीं लग सकता है। तो अब ये एक अत्याचारों का एक नया सिलसिला भी तो शुरू हो जा सकता है। ये तो मतलब वो बात हो गई कि बिना कम्युनल वायलेंस बिल लाए ही आपने लेके आ गए बैकडोर एंट्री। हाँ, तो ये जो एक्चुअली इन्होंने करने की कोशिश की थी, इसमें गंभीर समस्याएं हैं। और कांग्रेस आइडियली आज चूंकि उस बात को नहीं कह सकती है जो मनमोहन सिंह ने कही थी उस समय अपनी घोषणाओं में, अब उन 2004, 9 और 14 की उन बातों का आज अपने घोषणा पत्र में जिक्र भी नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि वहां से कांग्रेस भी वहां पर अब रुकी हुई नहीं रह सकती है। देश का कंसेंसस अब इस बात को मान रहा है कि आप इसको अब नहीं चला सकते हैं। आपने चला लिया एक समय में, ठीक है। इसमें जरूरी है कि सरकारों को इन सारी पॉलिसीज को एक बार रिविजिट करना चाहिए। सच्चर को पूरा का पूरा रिविजिट करना चाहिए, फिर से एक देखना चाहिए, एक श्वेत पत्र आना चाहिए रंगनाथ को लेकर और इसको लेकर, और इसकी वो बातें जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्ट्रेरियन हैं, टकरा रही हैं, उनके सिद्धांतों के साथ टकरा रही हैं, उनको रिजेक्ट करना चाहिए। ये
किसी भी सरकार का ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आप कोई भी चीज जो भारतीय राष्ट्र राज्य को, उसके बुनियादी ढांचे को, संविधान को और उसके फ्रेम को के साथ टकरा रही है, उसको आपको रिविजिट करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको, वरना फिर विशेष अवसर का सिद्धांत, अफर्मेटिव एक्शन, सब कुछ नलीफाई हो जा रहा है एक्चुअली। सब कुछ आपका मतलब जीरो हो जा रहा है जब आप एक प्रिविलेज्ड, हिस्टोरिकली प्रिविलेज्ड ग्रुप को आप वहीं पर ले आ रहे हैं। सर मैं आपको अतीक की बात बताऊं, इसमें राइट टू एजुकेशन करके एक एक्ट आया था 2009 में। उसमें क्या हुआ कि आपको 25% जो मान लीजिए कोई बच्चे एडमिशन लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उसमें 25% जो रिजर्वेशन होगा वो होगा जो मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SC, ST, OBC, उसमें इन्होंने शरारती ये की कि मुस्लिम्स को भी डाल दिया उसमें, और तरीके के ग्रुप्स भी उसमें ऐड कर दिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का के ऊपर ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो इन्होंने हक वो पहले ही खत्म कर दिया था, ये तो एक और अटैक था। लेकिन इसमें इन्होंने ये बदमाशी की कि वो एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एक अलग कैटेगरी बना के वो बोल दिया कि इस पे लागू नहीं होगा। तो मतलब माइनॉरिटीज, डिसएडवांटेज ग्रुप में आप फॉर एग्जाम्पल हिंदू रन इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप एडमिशन तो ले सकते हो एज अ डिसएडवांटेज ग्रुप, लेकिन अपने ही माइनॉरिटी स्कूल में आप उसको नहीं लागू करते हो। वही एक्चुअली ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन की हद हो गई ना। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला पूरा मामला तो किसी भी सरकार को अब इसको एक बार देख लेना चाहिए। भाई संविधान आपको क्या कह रहा है? अगर संविधान की बात करें तो संविधान कह रहा है कि माइनॉरिटी को अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार होगा। फेयर एनफ, ठीक है, सबको होगा, आपको भी होगा। सरकार अगर मदद करती है तो भेदभाव नहीं करेगी, ये दो चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। बिल्कुल। लेकिन इसमें कहां पर ये है कि सरकार उसको फुली फंडेड करेगी, बजट करेगी? इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस फ्रेम में कहां पर है कि सरकार इंस्टीट्यूशन बनाकर माइनॉरिटी को सौंप देगी? भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट एक्ट से बना था और सेक्युलर लॉ, और नहीं, और इसके अलावा ये भी कहां पर है कि इसमें संविधान के सारे आर्टिकल 15, 16, 335, 340, 341, 342 इतने जो आरक्षण के प्रावधान है वो इस पर लागू नहीं होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है? तो आपने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, मतलब जितना मिलना था उतना दे लेते आप। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था ये भारत के सबसे सिर्फ प्रबुद्ध लोग नहीं थे, ये भारत के तमाम तबकों के अगुवा लोग थे और उस समय जो पूरा नेशनल डिस्कोर्स था उसके लीडर थे। बहुत सोच समझकर एक संविधान बनाया गया है। उसमें फिर उन्होंने खुद ही 368 जोड़कर ये बोला कि जरूरत के हिसाब से आप इसमें संशोधन जब जरूरत पड़े तो कर लीजिए। और उन्होंने पूरे संविधान को ओपन कर दिया कि आप कोई भी आर्टिकल आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आपने प्रावधान कर दिया। उन्होंने ये उसमें संविधान सभा में ये बहस भी हुई थी कि हम अपने कब्र से और स्मशान घाट से इस देश को नहीं चलाना चाहते हैं, कि हम मर जाएंगे और उसी लिखे हुए कागज से चलेगा, तो जब आपको चेंज करना हो तो कर लीजिए। लेकिन क्या आप इस चेंज को इलॉजिकली करेंगे और ऐसा करते हुए क्या आप किसी को और दबा देंगे और आगे बढ़े हुए को और आगे ले आएंगे? यहां पर असल में दिक्कत हुई है और इसको एक बार रिविजिट करने की जरूरत है कि ये सब हुआ क्या। मतलब भाई कांग्रेस की राजनीतिक जरूरतें इस देश की पॉलिसी क्यों है? कांग्रेस की राजनीतिक जरूरत थी, मुसलमानों को लाना था, उसके लिए आपने दुनिया भर के पैकेज आपने खोल दिए, सारे चीजें खोल दी। लेकिन वो इस राष्ट्र की पॉलिसी के तौर पर स्थायित्व पाले, इसमें ये दिक्कत की बात है और इसमें समस्या है। और इसको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। थोड़ा भी भेदभाव मत कीजिए, कोई किसी किस्म का भेदभाव मत कीजिए, समभाव से देखिए। उसी तरह से देखिए जैसे आप एक हिंदू को देखते हैं, आप एक सिख को देखते हैं, एक पारसी को देखते हैं, लेकिन उनको कृपया वंचित न माने। वो वंचित नहीं है। एज ए ग्रुप मुस्लिम जो है वो डिप्राइव्ड कम्युनिटी नहीं है। उसकी अपनी समस्याएं हो सकती है, शिक्षा पर उनका ध्यान नहीं है, वो मदरसा एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या हो सकता है एक्चुअली सर ये जो एक्चुअली में जो सच्चर कमेटी को मतलब करना चाहिए था, किसी भी माइनॉरिटी पे फोकस कर रहे थे वो अगर, तो उनको ये तो आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि उनकी स्थिति, अगर आप कह रहे हो कि बहुत दयनीय है, चलो आपने कह दिया कि वो SC से भी नीचे है, दलित से भी नीचे है,
तो उसके कारण क्या है? एग्जैक्टली फैमिली साइज। एग्जैक्टली अगर आप एवरेज फैमिली साइज अगर आपका 10 है और दूसरी फैमिली का अगर 5 है तो ऑब्वियसली ऑन एवरेज आप कम ही हो जाओगे। देखिए, कारण जो बुद्धिस्ट फिलोसफी का मेथड है ना कि अगर समस्या है तो उसका कारण है और उसका निदान है। मतलब ये 3 विधियों से आप समस्या को मिटिगेट करते हैं। तो समस्या है, दुख है, पता चल गया कि भाई ठीक है, आंकड़े देखे हमने, सरकारी नौकरियों में कम है, शिक्षा में नीचे है। अगर आपको पता चल गया तो इसका सेकंड लॉजिकल स्टेप क्या है? समस्या का कारण क्या है? तो सच्चर कमीशन जब तक बनती है उससे पहले के भारत में लगभग 80 से 85% कार्यकाल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस की पॉलिसीज में उसका कारण है। और आज अगर बंगाल का मुसलमान रोता है कि हमारी हालत तो देश के सारे मुसलमानों से बुरी है, सिर्फ 2.1% या 1.8% मुसलमान नौकरियों में है, जो ममता बनर्जी के आने से पहले तक जो स्थिति थी, जो सच्चर में है, तो ये तो सेकुलर समस्या है ना, ये शुद्ध सेकुलर समस्या है। तो आप लेकिन उसको इससे भी जोड़ के देखा जाना कि क्योंकि सरकार ने डिस्क्रिमिनेट किया है, इनको भर्ती नहीं किया, ये भी गलत है। जरूरी नहीं है ना, क्योंकि असली समस्या क्या, इसका कम से कम स्टडी तो करना चाहिए। स्टडी करना चाहिए नहीं। और आपने डिस्क्रिमिनेट किया तो पहले तो आप उसके लिए क्षमा मांगिए राष्ट्र से कि आपने भारत की 14% आबादी या 13% आबादी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, तो आप पहले माफी मांगिए। ये तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये कारण है भी नहीं। किसी समाज के विकास में सरकार बाधक हो सकती है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में, क्योंकि वो तो आपके मतलब कोर वोटर भी थे, आप शुरुआत के, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद के 20 साल में शिक्षा मंत्री भी ज़्यादातर मुसलमान ही बनते रहे। फिर शिक्षा में क्यों पिछड़ गए भाई? और अगर जाकिर हुसैन से लेकर नूरुल हसन तक शिक्षा मंत्री रहते हुए भी अगर मुसलमान पिछड़ गए तो कारण तो आपको कहीं और तलाशना पड़ेगा, मुसलमानों के अंदर तलाशना पड़ेगा इस कारण को। नहीं, अगर आप माइनॉरिटीज को सबको ट्रीट एक साथ कैसे कर सकते हो? अगर आप कहते हो कि कम नंबर्स हैं इसलिए ये संगठित नहीं है, इसलिए ये पीछे रह गए, तो फिर सिख, पारसी, क्रिश्चियन ये कैसे आगे हैं एजुकेशन में? जैन कैसे? भारत के जैन तो खैर फिर भी 2014 में इन्होंने क्लासिफाई किया। हाँ, लेकिन अगर एक अलग ग्रुप है तो वो सबसे आगे बढ़ा हुआ है। बुद्धिस्ट इस समय जो लोग बुद्धिस्ट बन गए, न्यू बुद्धिस्ट, वो भारत की आज की तारीख में हिंदुओं से आगे बढ़ी हुई कम्युनिटी है, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों में, और उसका अटेनमेंट अगर आप देखेंगे तो कम संख्या है, 1 करोड़ के आसपास की संख्या होगी, लेकिन वो भारत के सबसे प्रबुद्ध लोगों में आज की तारीख में सबसे आगे बढ़े हुए कम्युनिटीज में। आप नागपुर शहर में मुझे लगता है जितने ब्राह्मण डॉक्टर होंगे उतने शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर होंगे। आप देखिए, साइन बोर्ड देख के पता चलता है। तो ये समस्या कारण समुदाय के अंदर न देखना और अदर मतलब एक आउटर स्पेस में उसके कारणों को देखना, ये समाज के पूरे विकास में बाधक है। आप उसका कारण वहां देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि शायद आपका मोटिवेशन वो ठीक करना नहीं है, बल्कि उनके पॉलिटिक्स। नहीं, वहां तो आपका गौरव है कि आप सबसे महान है, कि आपका धर्म सबसे महान, आप सबसे शानदार, आप ब्रदरहुड, आप मतलब पूरा, आप समस्या को देख ही नहीं पा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ये तक नहीं देख पा रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में 4 शादियों की व्यवस्था आपको क्यों चाहिए। आप आंकड़ा मत दीजिए कि मुसलमान कितने शादी करते हैं, कोई नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो फिर क्या दिक्कत है? हटाने में क्या दिक्कत है? ये सुविधा क्यों चाहिए? आप अपनी पत्नी के दिमाग में हमेशा ये डर क्यों रखना चाहते हैं कि आप दूसरी या तीसरी ले आएंगे? उसको क्यों डरा के रखना चाहते हैं? इसके अलावा आप क्या अचीव कर रहे हैं? इसको वो समुदाय के आंतरिक सुधार कार्यक्रमों का यह हिस्सा नहीं है। उनके आंतरिक सुधार कार्यक्रमों का यह हिस्सा नहीं है कि बुर्का जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड आपको बुर्का तो नहीं पहनने दे रहा है बहुत सारे देशों में। वहां आप जी ले रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बुर्का चाहिए। सऊदी अरब का जो असर आया, ये हम लोगों ने अपने जीवन में देखा कि बुर्का लाइफ में आ गया है 80s के बाद। हाँ, मतलब शुरुआत के वर्षों में जब हम स्कूल वगैरह में थे तो उस समय बुर्का पहनी हुई महिलाएं हमने नहीं देखी, बहुत कम देखी, रेयर। तो आप समस्याओं को दूर करने की जगह नई नई समस्याएं लेकर आ रहे हैं और आप कारण बाहर देख रहे हैं, और बाहर जो कारण है उसको भी नहीं बोल पा रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारी दुर्गति की और लेफ्ट ने हमारी दुर्गति की, ये भी तो नहीं कर पा रहे हैं। भाई, आप पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की दुर्दशा के लिए आप बीजेपी को दोषी तो नहीं ठहरा सकते।
लेकिन फिर भी सर, अगर भाजपा उस तरीके से बात करते हैं कि हम एजुकेशन पे, लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हम बुर्का के खिलाफ ही भी बोलते हैं कि उसके बाद ये भी बोलते हैं कि भाई ट्रिपल तलाक हम खत्म कर दिया हमने, तो ये सारी विभिन्न, एक पार्टी ये स्टैंड्स लेती है जो आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव है, मॉडर्निस्ट है, दूसरी पार्टी अपीजमेंट करती है मौलानाओं की, वो करती है कि, और भाजपा बोलती है कि हम मदरसों की बजाय सेकुलर एजुकेशन भी शुरू करेंगे जो एक्चुअली में एड्रेस कर सकता है एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है उस कम्युनिटी में, और दूसरी पार्टी वो उसके खिलाफ बोलती है, वो ट्रिपल तलाक को भी रखना चाहती है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं लाना चाहती है, लेकिन फिर भी वोट जो है वो उसको मिलता है, इनको नहीं मिलता है। देखिए एक्चुअली मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यूपी जैसे राज्य में मुसलमानों की प्रगति का जो सबसे बड़ा काम हो सकता था वो योगी आदित्यनाथ ने करने की कोशिश की कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड है जो, उसमें बहुत सारे मदरसे हैं, सरकार उसको फंड करती है, बच्चे पढ़ते हैं और वो जो पढ़ते हैं वो पढ़ के एम्प्लॉयबल नहीं रह जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जो शिक्षक हैं ज़्यादातर उसमें मुसलमान होंगे, उन सबको सरकारी नौकरी उनकी सुरक्षित रहेगी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहेंगे, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम रहेगा, और इसके बेनिफिशियरी यूपी के लाखों मुसलमान बच्चे होते, मैंने इसमें किसी तरह का कोई लॉस नहीं था। इसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हो गई। अपने हितों के खिलाफ मतलब लड़ना दुनिया का सबसे बुरा काम है कि अपना, मेरा इंटरेस्ट जहां पर है, आपके इंटरेस्ट की बात थी कि सरकार उसमें एक भी आदमी की नौकरी नहीं ले रही थी, सारे मुस्लिम टीचर सरकारी स्कूलों के टीचर्स के फॉर्म में रह जाते, बच्चे मॉडर्न एजुकेशन में जाते, खास करके मुस्लिम इलाकों में ज़्यादातर वो मदरसे बने हुए थे, वो वहाँ पर वो कंप्यूटर और इंग्लिश और ये सब पढ़ रहे होते। इसके खिलाफ कम्युनिटीज खड़ी हो जा रही है और इसको लागू नहीं होने दिया, इसके खिलाफ कोर्ट में केस हो जा रहा है, और कोर्ट भी अजीब है इस देश का कि वो नहीं ये कह रहा है कि भाई ठीक है ना, अच्छा तो है कि मतलब इसमें आपको समस्या क्या है, निकाल तो नहीं रहे हो नौकरी से ना, किसको इसमें आप किसको डिप्राइव कर रहे हैं, इसको भी उन्होंने लागू नहीं होने दिया। तो समस्याओं को असल में अपने अंदर देखने की जो जरूरत है, ये कांग्रेस जब अपने शासनकाल में ये कह रही है कि हम आपको बाहरी मदद देकर करेंगे, इसकी जगह नीति ये होनी चाहिए कि अगर जैसे पानी उठता है ना तो सारी नाव उठती है, तो एक समभाव से अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं कि सबको पूरे देश में हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द पॉलिसीज है। आप स्पेशल अवसर का सिद्धांत सिर्फ उनके लिए रखिए जिनका हिस्टोरिकल डिप्रिवेशन है, और बाकी की पूरा पानी उठाइए ताकि सारी नाव उठे। ये होती है पॉलिसी। किसी देश को इस तरह से काम करना चाहिए, न कि इस तरह से कि आप एक कम्युनिटी को बता रहे हैं कि तुम्हारी जो सारी समस्या है इसका कारण बाहर से, पेरिफेरी से आ रहा है, और हम पेरिफेरी से आपको वो सारे कारण हटाएंगे और आपको हम पुश देंगे ताकि आप ऊपर उठ जाएं। इससे कोई भला तो होना नहीं है। इससे अगर भला होना होता, अगर इस पॉलिसी से भला होना होता, अगर अपीजमेंट से भला होना होता, तो मुस्लिम समुदाय को बहुत आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए। हुआ क्या, मतलब ये, मतलब कई बार एक हम लोग फिलॉसफी में एक किसी विधि को या किसी पॉलिसी को समझने का एक तरीका अपनाते हैं जिसको कि हम लोग टेलियोलॉजी कहते हैं। टेलोस के एंड क्या है, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी पॉलिसी का अच्छा या नहीं होना इस बात से भी निर्धारित होता है कि वो अंत निष्कर्ष या जो मतलब उसका निष्कर्ष है वहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब उसका जो एक समग्रता में अगर आप देखें एक पॉलिसी को, तो वो क्या उत्पाद उसका क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, वहां पर हमें उन पॉलिसी से मुसलमानों का भी कोई भला होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अगर मुसलमानों का भला होना होता इस तरह से, तो लेफ्ट रूल में मुसलमानों का भला हो चुका होता पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुसलमान आज क्यों रोते हैं कि हम भारत के सारे मुसलमानों से हम पीछे रह गए। सर आपने स्कीम्स की बात की ना, सेक्युलर स्कीम्स की, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी की हमने जो बात की, कम्युनल बजटिंग की,
सेकुलर स्कीम आप ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, यस, हर कोई बेनिफिशियरी है। हर कोई बेनिफिशियरी नहीं सर, उसमें 15% आरक्षण है मुस्लिम्स का। ये हर एक स्कीम में, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों का पहला अधिकार है, वो वास्तव में है सर। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है, ये कोई हवा में कोई बात नहीं कर रहा है। अब मनमोहन सिंह ने सिर्फ बोला नहीं, उसको इंप्लीमेंट भी किया, और पिछले 10 साल से भी वो इंप्लीमेंट हो रही है। आप कोई भी स्कीम, मतलब ये जो हेल्थ केयर वाली स्कीम आयुष्मान भारत, उसमें भी है। आप मेरे संज्ञान में जितना उसमें लिखा हुआ है, जितना पॉसिबल हो सके 15% आप माइनॉरिटीज के लिए आप एलोकेट करेंगे। देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजों को हम कई बार उस नजरिए से नहीं देखते हैं तो दिखता नहीं है, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट इसको कैसे, मतलब फ्यूचर क्या है सर इसका, अगर ऐसे ही चलना है? इनको तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप सच्चर और रंगनाथ से बहुत सारी समस्याएं आई हैं, आप उनको रिविजिट कीजिए, उसको ठीक कीजिए, करेक्ट कीजिए, और उसमें से आप उसको एक समानता के विचार से, बंधुत्व के विचार से, आप उसको एक समता के विचार से, आप उसका एक निर्मम विश्लेषण कीजिए, और जो गलत है उसको हटाइए, नया कुछ जोड़ना है जोड़िए। इसको, इसका पूरा एक ऑडिटिंग होनी चाहिए इसकी। ये ऑडिटिंग उसकी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अब आपकी पॉलिसी बनी, मान लीजिए कि 2004 में आपने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाया, आप देखोगे नहीं 20 साल बाद की उस मिनिस्ट्री ने क्या प्रोड्यूस किया, मतलब आप उसकी एक ऑडिटिंग कीजिए और देखिए, उसके आंकड़े लाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, जरूरत पड़े तो उसको NSSO से सर्वे कराइए, देखिए कि हो क्या रहा है उससे। कोई भी चीज जो इस तरह की पॉलिसीज है, मैं उसको स्ट्रेस कर रहा हूं बार बार कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन के विचार से परे अगर कोई चीज जा रही है तो उसमें दिक्कत है। संविधान संशोधन से मुझे दिक्कत नहीं है, संविधान संशोधन तो देखिए हो ही रहे हैं, 100 से ज्यादा हो गए। सबसे ज्यादा धड़ाधड़ संविधान संशोधन तो इंदिरा गांधी ने किए। लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के समय में संविधान अभी भी सर ये बात चल रही है कि अगर 400 पार हो गई तो भाजपा संविधान में संशोधन कर देगी, ये डराया जाए दलितों में। तो संशोधन तो होता ही रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पहले 10 साल में 25 संशोधन किए, नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में 8 संशोधन किए, और एक ऐसा संशोधन हुआ उस समय में कि चुनाव टाल दिए, आपके सिविल राइट्स छीन लिए गए, आपके मौलिक अधिकार छीन लिए गए, और इतने बड़े संविधान संशोधन तो इंदिरा गांधी ने किया है कि GST ला दिया, वो संशोधन उनके 8 संशोधन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के क्या क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ याद करने की। कि उनका पहला संविधान संशोधन था कि जजों की नियुक्ति का जो मूल संवैधानिक तरीका था हम उसको वापस लाएंगे, जो NJC एक्ट था। इसके बाद वो GST लाते हैं, इसके बाद वो EWS लाते हैं, इसके बाद वो महिला आरक्षण लाते हैं, आखिरी है वो। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा देते हैं। राज्य सरकारों को अधिकार देते हैं कि OBC की लिस्ट में वो संशोधन के उपाय सुझा सकता है। वो जो SC ST का जो राजनीतिक आरक्षण है उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया, जो कि हमेशा बढ़ाया जाता है, तो वो हर 10 साल में बढ़ता है, वो किया उन्होंने। और 8वां संशोधन है कि फाइनेंस कमीशन में उन्होंने एक 6 शेड्यूल में एक चेंज किया, जिससे आसाम और कुछ पिछड़े इलाकों के लिए कुछ प्रावधान था। ये 8 संशोधन है। इस 8 संशोधन में ऐसी कौन सी बात है जिससे संविधान नष्ट हो गया? तो और एक और चीज है, आप देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प चीज बता रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी का जीवन देखिए व्यक्ति के तौर पर। नरेंद्र मोदी वडनगर के बुद्धिस्ट शहर में, कस्बे में पैदा हुआ एक व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी कोई टाटा, अंबानी, अडानी जैसा अमीर परिवार का बच्चा नहीं है। वो सामाजिक रूप से निश्चित रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो सवर्ण वैश्य है उसके अंदर वो नहीं है। ना कोई डोमिनेंट कास्ट से है, डोमिनेंट कास्ट बिल्कुल ही नहीं है। उनकी कास्ट की कोई ऐसी संख्या भी नहीं। अगर OBC के अंदर भी कोई वो मतलब कुर्मी, यादव, नाडार या वैसी कोई जाति भी नहीं, वो कलेगा भी नहीं है वो व्यक्ति, कुशवाहा वगैरह संख्या बहुल जाति का भी नहीं है। किसी एलीट स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी की इंग्लिश सुन के इतना तो पता चल ही जाता है ना कि गुजराती स्कूल का बच्चा रहा होगा अपने जीवन काल में। एक भी उनके जीवन का प्रिविलेज नहीं आया है, कोई प्रिविलेज उनके लाइफ का नहीं है। शुरुआत के अगर 30 साल 25 साल उनके जीवन का देखें, जब वो मतलब एक भी उनके पास कोई विशेषाधिकार जीवन का नहीं है।
वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है, इसको भारतीय लोकतंत्र का कितना बड़ा चमत्कार माना जाना चाहिए। मतलब भारतीय लोकतंत्र के तो पोस्टर बॉय हैं कि एक ऐसे परिवार का आदमी प्रधानमंत्री तक के जीवन की यात्रा कर सकता है। और ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि भारत में संविधान है, लोकतंत्र है, चुनाव की एक प्रणाली है। भारत में संविधान, लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली के अब तक के सबसे बड़े बेनिफिशियरी नरेंद्र मोदी हैं। तो लोग तो कहते हैं नरेंद्र कि जो आदमी इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, वो इस सिस्टम को नष्ट क्यों करना चाहेगा? तो ये तो सवाल आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि 2024 के बाद क्यों चुनाव नष्ट नहीं करना होंगे। चाहेगा? जो आदमी चुनाव से जीत कर आ रहा है, मैं आपको एक बहुत सीरियस एलिगेशन बीजेपी पर लगा रहा हूं कि बीजेपी, और भविष्य का एलिगेशन है कि अगर नरेंद्र मोदी 1 या 2 चुनाव न जिता पाए तो नरेंद्र मोदी निकाल के फेंक दिए जाएंगे। आडवाणी जी के साथ हो चुका है। तो चुनाव जितवा सकते हैं इसलिए नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के बगैर किसी नरेंद्र मोदी की कोई कल्पना नहीं हो सकती। तो जो आदमी चुनाव के सिस्टम का, लोकतंत्र का, संविधान की वजह से बना है, उस आदमी का इंटरेस्ट तो इस सिस्टम को प्रिजर्व करने में है ना। इससे ज्यादा इंटरेस्ट भारत में किसी आदमी का नहीं है कि ये सिस्टम बचा रहे। नरेंद्र मोदी वोट नहीं ला सकते हैं। वोट का सिस्टम अगर नहीं है तो बीजेपी के अंदर कोई सेंट जेवियर्स और सेंट स्टीफेंस का बच्चा बीजेपी के माथे पे बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा सर, ये जो लोग बोलते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, जो एक नैरेटिव चला था, आपने उसमें भी काउंटर दिया था पिछले कुछ महीने पहले कि मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, और ये केजरीवाल ने भी बोला था कि मैं आईआईटी से पढ़ा लिखा हूं और ये चौथी पास राजा, उस तरीके से ये नैरेटिव चलाया था। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कोई भी अगर डेमोक्रेसी में सीएम बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, क्या एक एजुकेशन होना, एक क्राइटेरिया होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के अच्छे पॉलिसीज बनाने की उसकी जो कैपेसिटी है वो शिक्षा से नहीं आ सकती है। सबसे केवल शिक्षा से नहीं आ सकती। हाँ, शिक्षा वो चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति को अच्छा पॉलिसी मेकर बना सकती है। सबसे शिक्षित आदमी सबसे करप्ट हो सकता है। वो अपने परिवार में अपनी पत्नी को मार सकता है, बच्चे पर अत्याचार कर सकता है, वो बलात्कार कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। शिक्षा उसको अच्छा आदमी भी नहीं बना सकती असल में किसी आदमी को। वो अपने पड़ोसियों से रोज झगड़ सकता है, अपने घर के नौकरों के साथ बुरा बर्ताव कर सकता है, वो कह सकता है कि हमारी लिफ्ट में ये कर्मचारी साथ में क्यों जा रहा है। शिक्षित आदमी कर सकता है ना, कर रहा है ना, होता ही है, कर रहा है ना, उसके लिए अलग लिफ्ट बनाता है ना। शिक्षित आदमी बिल्कुल अपने कर्मचारियों के साथ एक लिफ्ट यात्रा नहीं करना चाहता है। शिक्षा कैसे हम मान लें कि किसी व्यक्ति को अच्छा पॉलिसी मेकर बना सकती है? इस देश की जो सबसे अच्छी कुछ पॉलिसीज हैं उसको अपेक्षाकृत कम शिक्षित लोगों ने बनाया है। कामराज ने इस देश में मिड डे मील जैसी पॉलिसी लाई। शिक्षा का तमिलनाडु आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। तो इसकी शुरुआत वो शायद 4वीं या 5वीं पास कामराज नाडार लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हम इसको सबसे शिक्षित राज्य बनाएंगे। मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, मैं उस तरह से नहीं आगे बढ़ पाया, मैं पूरे राज्य के शिक्षा का स्तर ऊंचा कर दूंगा। तो प्लेन ग्रेजुएट थे कर्पूरी ठाकुर, देखिए पॉलिसीज के लेवल पर उन्होंने किस तरह के मतलब चेंजेज किए। सबसे मतलब प्रोग्रेसिव पॉलिसीज पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले ओबीसी आरक्षण की बात परिकल्पना, और उसके अंदर अति पिछड़ों का आरक्षण देंगे जो आज तक भारत सरकार लागू नहीं कर पाई कि ठीक है जो सबसे नीचे है उसको देना है। तो पिछड़ों को देंगे तो हो सकता है कि पिछड़ों में जो आगे बढ़ी हुई जातियां वो ले जाएंगे, तो हम अति पिछड़ों का आरक्षण देंगे। और 1978 में कर रहे थे। तो शिक्षित होना अच्छी बात है, होना चाहिए, और मौका मिले तो जरूर शिक्षित होना चाहिए। हर व्यक्ति को भाषाएं सीखनी चाहिए, देश दुनिया में क्या हो रहा पता होना चाहिए। लेकिन वो किसी आदमी को के जीवन में दया, करुणा, एम्पैथी, सिंपैथी, इस तरह के भाव नहीं ला सकता है, और इनके बगैर वो अच्छा पॉलिसी मेकर नहीं हो सकता है। आदमी जो है पॉलिसी मेकर जो है वो नियत से चलता है। नियत क्या है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशनलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेंशनलिटी से तय होता है कि आप कैसी पॉलिसी बनाएंगे। क्यों भारत में किसी प्रधानमंत्री को ये ख्याल नहीं आया कि आदमी खाने के बाद पॉटी करने, पैखाना करने भी जाता है, और उसको एक जगह चाहिए जहां पर वो उसको अपना वो जो खाया है उसको निकाले। और ये निकालना देखिए लोगों को लग सकता है कितनी छोटी बात है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक
व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, अभी उसको रिलीव होने के लिए किसी दूसरे खेत में जाना पड़ता है, किसी दूसरे की जमीन में जाना पड़ता है और वहां से डांट के भगा दिया जाता है। उस आदमी की ह्यूमिलिएशन की कल्पना कीजिए, उस आदमी के मतलब पीड़ा की कल्पना कीजिए। थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा उदाहरण को थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। एक आदमी है, उसकी शादी हुई, नई बहू आई है घर में। अब उसकी बहू को बाहर जाना है शौच के लिए, वहां से डांट के भगा दिया गया या वहां खींच के बलात्कार हो गया। एक आदमी के घर में टॉयलेट होना चाहिए, इस सिस्टम को वेस्ट ने आज से 100-125 साल पहले सेटल कर लिया था। भारतीय राष्ट्र राज्य ने इस प्रश्न को इतना लेट क्यों हैंडल किया, इतना लेट क्यों टैकल किया? ये नियत का मामला है कि हमें लगता है कि ये एक समस्या है, इसकी वजह से करोड़ों लोगों के जीवन में एक नर्क है। इस नर्क से मैं करोड़ों लोगों को निकाल कर लेकर आऊंगा और इसके लिए मुझे जो करना है करूंगा। इसके लिए मैं उनको पैसा देना पड़े और टारगेट्स देना पड़े, कलेक्टर को कहना पड़े कि जाओ जाके सीटी बजवाओ, अगर कोई बाहर जा रहा है और उसके घर में टॉयलेट है, इसके बावजूद बाहर जा रहा है तो सीटी बजाओ। सरकारी अधिकारियों को इस काम में, कर्मचारियों को लगाना कि मुझे ये समस्या नहीं चाहिए, ये जो मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो ट्रेन के किनारे जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए। सभ्यता, मानव सभ्यता का कितना बुनियादी टास्क है ये नहीं समझ में आया प्रधानमंत्रियों को कि इसको ठीक करना है। मैं तो कहता हूं कि भारत को नोबेल प्राइज के लिए अगर अपनी कोई एंट्री भेजनी है तो इसमें स्वच्छता अभियान को भेजना चाहिए, क्योंकि ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक क्रांति है कि आदमी टॉयलेट डिग्निटी के साथ जा पा रहा है, मानवीय गरिमा उसकी सुरक्षित है, आपकी महिलाओं के साथ उनके जो सम्मान है वो सुरक्षित है। और इसकी वजह से कितने अपराध रुके होंगे, कितने क्राइम रुके होंगे। रात में एक महिला अकेले नहीं जा सकती, उसको उसके घर में अगर कोई नहीं है, डायरिया हुआ है तो उसकी कितनी बड़ी समस्या, उसको घर के अंदर शौच करना पड़ रहा है, ये किसी के ध्यान में नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो यूनिवर्सल पॉलिसीज हैं उसकी जरूरत है। जो मतलब मैंने जो एक उदाहरण दिया ना कि पानी उठेगा तो सारी नाव उठेगी, और इसके साथ विशेषाधिकार का जो सिद्धांत है उसको, ये दोनों को साथ साथ चलाने की जरूरत है। इसमें कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की सरकार फेल हुई थी, खास करके माइनॉरिटीज वाले मामले में इसमें वो फेल हुए थी। और उनको एटलीस्ट अब एक कन्फेशन करना चाहिए, एक आत्म स्वीकारोक्ति करनी चाहिए, एक आत्मालोचना करनी चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, सारी सरकारें करती है। आपने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया, कांग्रेस ने उसकी माफी मांगी। एक सिख को प्रधानमंत्री बनाना एक बहुत शानदार कदम था, आपने उस पूरे समुदाय के जो आहत भावनाएं हैं उस पर जो आपने मरहम लगाया, इसके लिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि गलती हुई, ठीक है, अच्छी बात है, सारे लोग करते हैं। मानना उसके परिष्कार और परिमार्जन का अगला कदम है। आप जब मानते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मान भी रहे हैं गलती हुई, क्योंकि आप उस घोषणा को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। नाउ यू हैव दैट रियलाइजेशन। आज कांग्रेस नहीं कह सकती कि शेड्यूल कास्ट के अंदर में मुसलमानों को डाल, लेकिन सर अगर सरकार वापस आती है कांग्रेस की तो वो जरूर वही करेंगे। नहीं करेंगे, आपको लगता है? इतिहास का चक्र चलता है, लेकिन उसकी गति उस चक्र में जाता है तो वो जगह बदल चुकी होती है, वो उसी डॉट को दोबारा नहीं छूता है आमतौर पर। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने इतिहास की गलतियों से नहीं सीखेगी। अगर नहीं सीखती तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो आइडिया है इनका, वो 1950 1960 में जो फेल हो चुके हैं आइडियाज, उनको वो क्यों लाती? देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया तो देखिए, मतलब फेल तो क्या, मतलब ग्लोबली कहीं पर भी एक सक्सेसफुल मॉडल बताइए कि जहां पर सबकी संपत्ति लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, सबके संपत्ति का आंकड़ा जुटाया गया। ये तो दुनिया का फेल्ड मॉडल है। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग हुआ था फ्रांस की क्रांति में कि सारी जो एलीट और राजशाही है उसको नष्ट कर देंगे और सब लोग बांट लेंगे। हुआ था ना प्रयोग, ये मेरे ख्याल से 1799 में हुआ। 1799 में उन्होंने बिल्कुल इक्वलिटी लिबर्टी कर ली है आपस में, सब राजाओं का मार उड़ के सबकी गर्दन काट कुट के एकदम मतलब हिसाब किताब बराबर कर दिया। ठीक 5 साल बाद उनको एक राजा की जरूरत पड़ गई और नेपोलियन बोनापार्ट को कहा कि तुम राजा बन लो, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता बाबू साहब, आप आओ और राजा बन जाओ, एक राजा चाहिए। तो सिस्टम कई बार होता क्या है कि आप जिसको आप क्रांति कहते हैं, आप बहुत रिवोल्यूशनरी एक्ट कहते हैं, इसका डर सिर्फ एलीट में नहीं होता है कि हमारा बंट जाएगा,
जो सबसे आप कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने सोचा होगा कांग्रेस ने कि जो गरीब लोग हैं वो 80 करोड़ जिनको राशन मिल रहा है वो सोचेंगे कि हमको पैसा मिलेगा अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं, अब कांग्रेस तो ये उल्टा पड़ रहा है। सोचने को सोच सकती है। इलीट तो दुखी होता ही है कि क्रांति हो जाएगी, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। लेकिन जिनके पास कम है ना, वो भी डरता है कि पता नहीं इतना भी रह जाएगा कि नहीं। तो ये जो अनिश्चय है ना, इसके लिए मैं असल में सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि एक बहुत हिस्टोरिकल टेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस के, हर विद्यार्थी को जो ग्रेजुएट हुआ होगा उसने इस किताब के बारे में पढ़ा होगा। एडमंड बर्क की किताब है, रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एग्जैक्ट नाम शायद ऐसे ही कुछ है। तो एडमंड बर्क की थ्योरी ये है कि आदमी रिवॉल्यूशन से इसलिए डरता है क्योंकि वो उसको उससे भी बुरी स्थिति में ले जा सकता है, और इसलिए जो यथास्थिति है उसमें वो ग्रेजुअल चेंजेस की बात करते हैं। भारत तो ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकली, भारत के 2000 साल में भारत में कोई क्रांति नहीं हुई है। भारत क्रांतियों का देश है ही नहीं, भारत क्रमिक विकास का देश है। यहाँ इवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। बाबा साहब ने इस पर लिखा भी है कि भारत में क्रांतियां क्यों नहीं होती, और इसमें वो बहुत सारे कारण बताते हैं, मुख्य रूप से जाति वगैरह को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो दूसरा विषय है। लेकिन कम से कम उनकी भी मान्यता है कि भारत में क्रांतियां नहीं हुई हैं, आज तक नहीं हुई है, कोई क्रांति नहीं हुई है। कांग्रेस पता नहीं क्या सोच रही है कि क्रांतिकारी काम कर देंगे दुनिया में, और सब जगह जब हो जाएगा ना उसके बाद भारत में आदमी उस बारे में सोचने की शुरुआत कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये देश क्रांतियों का देश ही नहीं है। और तो जो मोदी ने इसको पकड़ा है, जिस तरीके से पकड़ा है इसको पॉलिटिकली अगर देखा जाए, तो उन्होंने उसको लिंक किया है कि माताओं और बहनों के पास जो आभूषण है वो तो सबके पास है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, थोड़ा है कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन वो उन्होंने एकदम मतलब पर्सनल बना दिया है कि आपके पास ये भी है तो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसमें आप अगर वेल्थ की मैपिंग करेंगे तो मतलब ऑब्वियसली टेक्निकली सब कुछ बताना ही पड़ेगा। एक इसमें और समस्या है अरिहंत जी कि ये जो पूरा आइडिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ये एक तरह से फ्यूडलिज्म वगैरह के साथ ही शुरू हो गया, जो बाद में कैपिटलिज्म में रहा। इसने मानव सभ्यता बनाई है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्युमुलेशन, धन का संचय, संग्रहण, इसने इस पूरी मानव सभ्यता का विकास किया है कि एक परिवार है, उसके अंदर लोग मजबूत लोग हैं तो वो ज़्यादा गाय पालेगा, ज़्यादा पशु रखेगा, वो शिकार करके जहाँ पर बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर 6 महीने 1 साल के लिए खाना सुरक्षित रखेगा। संचय जो है ये बहुत स्वाभाविक मानवीय वृत्ति है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का आधार है। पूरी सिविलाइजेशन, आप सही कह रहे हैं कि पूरी सिविलाइजेशन का जो जिसको बोलते हैं मैसोनिक स्टोन, जिसपे कि पूरी मेहराब टिकती है, एक पत्थर ऐसा होता है ना जिसपे कि वो बगैर बीम के, जब कोई पहले बीम का सिस्टम नहीं था तब तक जो बनता था तो एक मैसोनिक स्टोन होता था जो पूरा लोड लेता था। ये वो मैसोनिक स्टोन है जिस पर की पूरी सभ्यता टिकी हुई है, वरना अभी भी हम लोग वही जंगल वगैरह में रह रहे होते हैं। तो ये और आज भी अगर आप देखें संचय जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो संचय और संग्रहण है और इसमें अगली पीढ़ी को पास ऑन करना है या समाज को कुछ देना है, उसके लिए संचय की जो जरूरत है, इसको ये वर्तमान सभ्यता का चूंकि मूल आधार है, इसको अगर आप नष्ट कर देंगे, अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि हमने पीढ़ियों में ये संचय किया और बाकी लोगों के हम बराबर हो जाएंगे, तो संचय करने की जो प्रवृत्ति है वो अगर आप नष्ट कर देंगे तो प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, वेल्थ क्रिएशन की पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी और सभ्यता बैठ जाएगी। वेनेजुएला वगैरह में जिस तरह की कोशिश हुई थी, नष्ट कर दिया उन्होंने, पूरे देश को नष्ट कर दिया, मतलब बर्बाद हो गया वो देश, ठीक ठाक अच्छा खासा देश था। और ये कहाँ हुआ, मतलब एक किस्सा है कि पूरी क्रांति हो गई रूस की, उसके बाद ब्रेजनेव वगैरह राष्ट्रपति जब बन गए तो क्रेमलिन वगैरह में बहुत शानदार महल और फिर ग्रीष्मकालीन महल और शीतकालीन महल वगैरह था, तो सब कुछ हुआ। तो ब्रेजनेव जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो अपनी माँ को लेकर दिखाने गए कि देखो हम यहाँ रहते हैं, या उनके साथ वो रही आई मतलब। तो ब्रेजनेव की माँ ने ब्रेजनेव से पूछा कि बेटे अगर कम्युनिस्ट आ गए तो क्या होगा।
तो ये तो कम्युनिज्म की कहानी फाइनली कम्युनिज्म यहाँ पहुंचा कि कम्युनिस्ट राष्ट्रपति है, उसकी माँ पूछ रही है कि बेटा अगर कम्युनिज्म आ गया तो तुम यहाँ पे इस महल में कैसे रहोगे, तब ये छिन जाएगा। ये फेल्ड आइडिया है, रिजेक्टेड आइडिया इस दुनिया का। आखिरी में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो इसी से रिलेटेड है। मेरे दोस्त प्रियांक चौहान जो हैं वो, उन्होंने ये मुझे जब हम डिस्कस कर रहे थे उन्होंने ये बताया मुझे कि अगर आप पाकिस्तान का देखिए, वहां पे भी मुसलमानों का पहला अधिकार है रिसोर्सेज पे, एकमात्र अधिकार है। भारत उनका संविधान में के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि वो मतलब खुदा, कुरान, इस्लाम सब कुछ तो पहले पन्ने पे। वहां के राष्ट्रपति की शपथ देखिए ना आप किस दिन यूट्यूब पर, अभी जरदारी का जो लेटेस्ट शपथ है और हमारे भारत के राष्ट्रपति की शपथ देखिए, तब समझ में आएगा कैसे अलग राष्ट्र है। तो वहां पे एक मुस्लिम लीग का वो एक आइडिया है जहां पे मुसलमानों का एक अधिकार है, यहाँ पे कांग्रेस जिसका एक राजनीतिक जर्नी जो है वो अलग है, लेकिन वो भी उसी कंक्लूजन पे पहुंच रही है कि मुसलमानों का पहला अधिकार है। तो माइनॉरिटी में अगर है तो भी पहला अधिकार, मेजॉरिटी में है तो भी पहला अधिकार। तो ये सब कॉन्टिनेंट का जो आइडिया है जो प्रियांक ने बोला कि यहाँ तो फिर हिंदू तो हमेशा ही सेकंड क्लास हो गया। वही समस्या असल में इसमें एक्चुअली मुसलमानों के पास एग्जैक्टली उतने ही अधिकार होने चाहिए जितने हिंदुओं के पास हैं, और इन सबके जो वंचित हैं इनके विशेषाधिकार होने चाहिए। ये भारतीय संविधान है, ये संविधान निर्माताओं की राष्ट्र की कल्पना है। इसके खिलाफ जब भी कोई जा रहा है, जो मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है, ये इंडियन स्टेट के खिलाफ बयान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बयान है, ये संविधान निर्माताओं के खिलाफ बयान है। ये भारतीय राष्ट्र राज्य की पूरी परिकल्पना को ध्वस्त करने वाला विचार है कि आप एक रिलीजन को ऊंचा पेडेस्टल देना चाहते हैं और बाकी रिलीजन के पेडेस्टल्स नीचे होंगे। तो हेट स्पीच जो मोदी ने बोला वो हेट स्पीच है या जो मनमोहन सिंह ने बोला वो है? देखिए, मोदी के बयान में बहुत कुछ है और उसमें आलोचना के लायक बहुत कुछ है, लेकिन मूल विचार के तौर पर अगर प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है ना, को एक विचार की यात्रा है, इसमें हेट स्पीच की शुरुआत मनमोहन सिंह से हुई है। बेशक इसके बराबरी का या इससे और 2 कदम आगे बढ़ के नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है, तो वो उसकी आलोचना अपने ढंग से कोई करना चाहे तो कर सकता है। और उसमें हालांकि बहुत सतर्क बयान है। उन्होंने जैसे घुसपैठिए कहा तो उन्होंने किसी रिलीजन का जिक्र नहीं किया है। किसको रिसोर्स दे दोगे? घुसपैठिए को दे दोगे? तो रिलीजन का जिक्र नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमारे तरफ इशारा किया गया, तो इसका मतलब क्या, आप खुद को मान क्या रहे हो फिर? और ये देखिए, लोहिया का एक विचार है, उसको भी लोगों को पढ़ना चाहिए। हैदराबाद में दिया हुआ उनका भाषण है मेरे ख्याल से 1963 का। इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो महमूद गजनी, गोरी और बाबर को हमलावर नहीं मानता है वो गलती कर रहा है। लोहिया कह रहे हैं, ये कोई मतलब जनसंघ नहीं कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रजिया सुल्तान और शेरशाह सूरी को भारत के लोगों का पुरखा नहीं मान रहा है तो वो भी गलती कर रहा है। तो जो लोग भारत को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं और यहीं से अपना ओरिजिन मानते हैं और यहीं के रह गए हैं और यही उनका मतलब जीना मरना है, ये एक अलग तरह का आइडिया है। बल्कि मुझे तो इस बात से भी समस्या मुझे है कि आप अरब की दुनिया को अपने आध्यात्मिक विचार प्रक्रिया का केंद्र क्यों मान रहे हैं? आप भारत में ही एक कोई स्थान बनाइए ना, जिसको कि आप अपने पूरे आध्यात्मिक धार्मिक विचार का केंद्र आपका भारत में क्यों नहीं है? आप बाहर की तरफ आप जो कह रहे हैं आउटवर्ड मूविंग क्यों है आपका? ये जो आप कह रहे हैं, यही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सावरकर ने बोला था कि जो आपकी पितृभूमि है और जो आपकी कर्म भूमि है, उस तरीके से होली लैंड एंड फादरलैंड दोनों ही ये अगर हैं तो आप उस तरीके से इस सभ्यता के आप पार्ट माने जाते हैं। सावरकराइट हिंदुत्व तो निश्चित रूप से ये कहता है, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूं कि आप अरब से बुर्का सीख लेते हैं, लेकिन आप वहीं बगल में दुबई या अबू धाबी से डेवलपमेंट नहीं सीखते हैं, और जब वो बुर्का अब छोड़ रहे हैं तो आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। भारत में बुर्का जो है वो क्या
मुस्लिम इलीट उसको उसको उसका पालन करता है? नहीं करता है। मुस्लिम इलीट क्या अपने बच्चे को मदरसा भेजता है? नहीं भेजता है। वो देश के सबसे इलीट शिक्षा संस्थान में अपने बच्चे को भेजना चाहता है, लेकिन बाकियों को वो मदरसा भेजना चाहता है। तो कई बार मैं कहता हूं ना कि इलीट जो बोले उसको मत देखो, वो जो कर रहा है उसको देखो। तो मुस्लिम इलीट जो कर रहा है आप देखो ना, वो उनको मतलब सबसे मॉडर्न, सबसे फैशनेबल ड्रेस में अगर वो घूम रहा है तो उसको देखो ना जीवन में, वो क्या बोल रहा है, इससे क्या लेना देना है। मतलब ये सबके लिए सच है। भारत की जाति व्यवस्था में भी आप देखो कि ब्राह्मण अगर अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेज रहा है तो आप भी भेजो ना यार। उसने संस्कृत छोड़ दिया बड़ी मस्ती से, आप काहे के पीछे पड़े हुए हो। ये एक्चुअली में याद दिलाता है कि 80s में 90s में मुलायम सिंह यादव वो हिंदी का इंग्लिश के मीडियम के खिलाफ आंदोलन चलाते थे और अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने भेज रहे थे, वो सैनिक स्कूल भेज रहे थे। लालू यादव जी के सारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं। उनका तेजस्वी यादव दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा है। बेटियां उनकी राजस्थान में मेरे ख्याल से वो मेयो कॉलेज या कहीं अजमेर में पढ़ी है। तो आदमी, इवन लोहिया खुद जर्मन के विद्वान, इंग्लिश और वो हिंदी कर रहे थे। हालांकि देखिए उसमें उसका एक तर्क था, खास करके कर्पूरी ठाकुर के मामले में तो एक बहुत सॉलिड तर्क है कि उन्होंने जब कहा कि इंग्लिश के बगैर पास हो जाएंगे, आज उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन खास करके वंचित तबकों के बच्चे मैट्रिक ही नहीं पास कर रहे थे, आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे थे, आप आरक्षण लाके क्या करते। तो वो एक क्रांतिकारी कदम था जिससे उन्होंने कहा कि ठीक है, अंग्रेजी हम हटाएंगे नहीं, अंग्रेजी आप जरूर पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में फेल हो गए इसलिए फेल ये नहीं चलेगा, क्योंकि तो अंग्रेजी का हमारे पास शिक्षक ही नहीं है। सरकारी स्कूल है, ज्यादातर सरकारी स्कूल में इंग्लिश जानने वाला जो शिक्षक है वो भोजपुरी में इंग्लिश पढ़ाता है। एक मतलब अब वो बोल रहा है, इसका मतलब है अभी तक नहीं बोल पा रहा है जो शेक्सपियर ने कहा है। ये इस तरह से इंग्लिश थोड़ी पढ़ाई जाती। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इंग्लिश की जो प्राथमिकता है उसको हम थोड़े समय के लिए हटा देते हैं, ये था। तो ये विचार अपने आप में अच्छा विचार है, लेकिन हमेशा असल में एलीट की तरफ देखना चाहिए, मुस्लिम्स को भी अपने एलीट की तरफ देखना चाहिए। ऑन दैट नोट सर, बहुत अच्छा इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा एक आइडिया है कि मैं आपसे एक दलितों के ऊपर और जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उन पे हम एक सेपरेट बात करेंगे। बहुत इससे भी ज्यादा बड़ी चर्चा होगी वो। नहीं, सवर्णों पे बातचीत करेंगे, ब्राह्मणों हाँ, सब पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और होपफुली अभी इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये मुद्दा अभी इलेक्शन वाला था तो हमने इसको निपटा दिया। बट बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।